देखिए, अब हमें ना दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन के लिए अब हमें नया टॉपिक समझना पड़ेगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले ना हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं ताकि हमें ना कंसेप्ट पता चल जाए कि तीनों चीज़ें क्या क्या कंसेप्ट लेकर रखती हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी के चलने को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है कि अगर कोई चलता है तो हमने उसकी एक पोजीशन को मार्क किया, फिर हम नोट करते हैं कि वो एक पोजीशन ए से जब वो हटकर किसी दूसरी पोजीशन पर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये चलकर ए से बी पर आया। ये डिसाइड कैसे किया? तो आंसर है कि पहले उसकी पोजीशन किसी एक पॉइंट ए पर थी, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन बी पर है, तो ये सबूत है कि वो चलता है। तो चलना मतलब क्या? चलना मतलब कि किसी की पोजीशन में चेंज। तो पोजीशन में चेंज का मतलब होता है कि वो मूव कर रहा है। अच्छा, हमने दो गाड़ियों की बात किया, ठीक है? कैसे कैसे बात किया? तो हमने बोला कि एक गाड़ी में एक कैरेक्टर है कि वो इतना चलती है, दूसरी गाड़ी इतना चलती है। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? तो मैंने तो कहा कि एक गाड़ी जो यहाँ से यहाँ तक जाती है वो 1 सेकंड में इतना दूर पहुँचती है, दूसरी गाड़ी 1 सेकंड में इतना दूर पहुँचती है। दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? तो आंसर है स्पीड का, कि दोनों की स्पीड अलग अलग है। अच्छा, तो इनकी स्पीड से क्या पता चला आपको कि दोनों के दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है कि किसकी रफ्तार ज़्यादा किसकी रफ्तार कम, कंपैरिजन के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उनका टाइम इक्वल है कि नहीं। मैंने कहा कि एक गाड़ी इतना चलती है, एक गाड़ी इतना चलती है, तो क्या है इसमें दोनों कैरेक्टर? आप कहोगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। मैंने कहा कि ये 1 सेकंड में यहाँ पहुँचती है और ये गाड़ी 20 सेकंड लेती है तो इतना दूर पहुँचती है। तो हम कंपेयर तब तक ठीक से नहीं कर पाते जब तक हमें ये क्लियर ना हो कि दोनों के दोनों ने इक्वल टाइम लिया है कि नहीं लिया है। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक देयर टाइम, कि वो कितने टाइम में कितनी दूर चलती है। हमने कहा ना कि देखो, एक गाड़ी टी टाइम में, टी टाइम का मतलब कि वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कुछ भी। तो एक गाड़ी टी सेकेंड के अंदर डी डिस्टेंस कवर करती है। डी डिस्टेंस का मतलब किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो टी सेकेंड में इतनी दूर चलती है। तो 1 सेकेंड में कितनी दूर चलेगी? तो 1 बनाने के लिए टी से डिवाइड करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा कि वो गाड़ी 1 सेकेंड में इतनी दूर चलती है। अब इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है? तो आंसर है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या कि 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट, ये कुछ भी हो सकता है। यूनिट टाइम का मतलब ही हमने यहाँ पर ये बोल दिया। टाइम में सेकेंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, किलो और ये मिनट भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्या शो करती है? इसकी स्पीड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कार की, किसी भी ट्रेन की, किसी भी बाइक की रफ्तार क्या होती है, डिफाइन क्या करते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हमने कहा कि एक गाड़ी इतनी दूर चलती है, एक गाड़ी इतनी दूर चलती है। अब हम क्या बोलेंगे, किसकी रफ्तार ज़्यादा है? हम रफ्तार को तब तक डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ये ना पता हो कि कितना टाइम लिया गया है। तो इसको डिफाइन करने के लिए वी नीड टाइम। तो फिर से स्पीड क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये स्पीड। और नापते किसे किस में है अभी डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो पहले हमने स्पीड को समझ लिया, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं जिसमें हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट चलता है तो चलता हुआ ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? हम ना चलता हुआ ऑब्जेक्ट उसी को बोलेंगे जिसकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक? अच्छा, ए से बी पर आया, बी से सी पर आया, सी से डी पर आया, ये क्या है? पोजीशन में चेंज। अब हमने इसी को बोल दिया, ये चीज़ क्या कहलाती है? मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो आंसर है कि अपनी पोजीशन को बदल रहा है। तो चेंज इन पोजीशन, अगर वो अपनी जगह को बदल रहा है कंटिन्यू, तो हम क्या कहेंगे कि मोशन कर रहा है। ये मोशन कितना तेज है, कितना धीरे है?
मोशन का तेज होना मतलब कि इसकी रफ्तार कितनी है। तो कितना तेज है कितना धीरे है ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता लगे कि वो कितने टाइम में कितनी दूर चलता है। तो उसको लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब कि टाइम बीत रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में हम नाप रहे हैं कि 1 सेकंड में इतना दूर, 2 सेकंड में इतना दूर। तो हम टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज योर मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। दूसरा क्या? रेस्ट। रेस्ट मतलब रुका हुआ होना। किसको बोलते हैं रुका हुआ होना? सो द आंसर इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। जब हमने ये देखा कि हमने 1 सेकंड बिताया, 2 सेकंड बिताया, 3 सेकंड बिताया, ऑब्जेक्ट नहीं चलता है, उसकी पोजीशन जो थी अभी भी वही की वही है। हाँ, यहाँ से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हमने 10 सेकंड तक देखा, उसकी पोजीशन एक ही ए थी, वो नहीं बदली। तो इसी को बोलेंगे कि वो रुका हुआ है। तो रेस्ट किसको कहते हैं हम? नॉट चेंज इन पोजीशन, नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका शॉर्ट एब्रीविएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन के अगर हम बात करें उसमें चेंज नहीं आया तो वो क्या है? अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया तो वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पोजीशन? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके लोकेशन के बारे में बताती है कि ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, कितनी दूर है। अब हम जब इसको डिफाइन कर चुके हैं थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आने लगे। देखो, अगर हम किसी चीज़ को समझने की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम उसकी भाषा समझ सकें ताकि हम उसको आसानी से बात कर सकें, है ना। अगर हमें किसी से बात करना हो तो हमें उसका लैंग्वेज आना चाहिए। अगर वो लैंग्वेज नहीं आती है तो दूसरे से बात कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। इसीलिए कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है ना कि हम जब किसी चीज़ को नापते हैं तो आंसर है उसको नापने का एक रेफरेंस होता है, किसको किस में नापा जा रहा है। तो हम डिस्टेंस को किस में नापते हैं? डिस्टेंस को नापने के कई सारे हमारे पास स्केल होते हैं, मीटर स्केल, किलोमीटर स्केल, किलोमीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, ऐसे बहुत सारे स्केल होते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसको हम समझेंगे। अच्छा, समझ लेते हैं पहले। देखिए, एक पैरामीटर हम जानते हैं कि 1 किलो, इसमें कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हमें पैरामीटर पता है। तो अगर कोई हमसे कहता है कि मेरे पास 18 किलोमीटर है, तो 18 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000, तो 1 को 18 बनाना है, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो इसको अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ भी हम 18 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा 18,000, 1800, 18,000, 18,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर। इसी तरह से ये वाली क्वांटिटी 25 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ये 1 मीटर में 100 है, तो इसलिए 1 को 25 बनाना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 2500 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इनका कन्वर्जन आना चाहिए। सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां देखो, हमसे पूछा गया कि 3000 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो देखो, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो हमें 3000 बनाना है। अच्छा, इस नंबर को अगर हमें बनाना है तो सबसे आसान तरीका है कि पहले इसको 1 बनाओ,
क्योंकि 1 से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, क्योंकि 1 एक आसान नंबर है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, 100 से यहाँ भी डिवाइड, तो 100 से यहाँ भी डिवाइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये 1/100 मीटर। अब इसको बनाना है 3000, तो 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 3000 से मल्टीप्लाई, और ये 100 का 100 ये सेम रहेगा, सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 3000 से, तो 1 में 3000 से मल्टीप्लाई, 2 0 2 0 कट हो गई, तो कितना मीटर आ गया, 30 मीटर। तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से टाइम की बात करते हैं। देखो, टाइम को नापने का ना हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, सेकंड होता है, आवर होता है, हाँ, ये सब हम जानते हैं टाइम को नापने के तरीके। मिनट भी होता है। टाइम को किस किस में नापते हैं, सेकंड में, मिनट में, आवर में, सेंचुरी में, ऐसे और भी स्केल्स होते हैं जो हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, ओके, तो कैसे कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो हम देखेंगे कि 1 आवर में हमारे पास, या 1 आवर से पहले 1 मिनट, 1 मिनट इसमें कितने सेकंड होते हैं, तो आंसर है 60 सेकंड। और इसी तरह से 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जब 1 घंटा बीत जाता है तो हम इसको 60 मिनट कहते हैं। इसी तरह से 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड, इसको 1 को 60 बनाना है, तो 60 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 × 60 हो जाएगा 3600 सेकंड। ये तो 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं, ये भी आना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, जो हमारे पास स्पीड होती है ना, स्पीड को हम क्या लिखते हैं, अभी हमने डिफाइन किया था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस चलती है, कितने टाइम वो लेती है। हमने कहा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाना है। अभी स्पीड को और समझना है हमें डिटेल में, हमें ए से बी पर आना है, तो इतनी दूरी चलने के लिए इसने कितना टाइम लिया, आंसर है टी टाइम। इसको कैसे नापेंगे, तो इसको नापने का हमारे पास तरीका है, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। जो s की पावर 1 है, इसको डिवाइड में से जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वो पावर माइनस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसको हमें फटाफट समझने से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बाकी मेरे और भी लेक्चर्स हैं मोशन के ऊपर, तो वो भी देख सकते हो आप अलग से 11th की फिजिक्स में। लेकिन थोड़ा बहुत और समझते हैं। देखो, आपको थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आ चुकी हैं कि कैसे कैसे समझना है। किलोमीटर पर आवर में स्पीड को नापते हैं, मीटर पर सेकंड में स्पीड को नापते हैं, ऐसे कई सारे पैरामीटर जिसमें हम चीज़ों को नापना सीखते हैं। थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं, ठीक है। देखो, क्या जब हम किसी के चलने की बात करते हैं तो हमें टाइम का पैरामीटर ज़रूरी है। हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट किसी लोकेशन ए पर है, ठीक। अच्छा, जब वो चलना शुरू करेगा, या ऐसा बोलो कि जब हम नापना शुरू करेंगे तो हमने न देखा कि वो किस पोजीशन पर है, ए पर। तो अब एक बात का ध्यान देना, हमने ये डिसाइड किया कि देखो, ये जो चौक है ये मेरे से 25 सेंटीमीटर पर है, आपसे कितना, तो आपने कहा 2 मीटर पर है। दूसरे से कितना, 1 मीटर, किसी ने कहा 30 सेंटीमीटर, किसी ने कहा 50 सेंटीमीटर। तो कौन सही है? हमारे पास ये जो वर्ल्ड हम पढ़ते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, ये रिलेटिव वर्ल्ड है। रिलेटिव वर्ल्ड में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इट विल बी अ लॉट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो हम सिंपल कहेंगे कि जो इंसान
जहाँ से मेजरमेंट करता है उसका रेफरेंस, रेफरेंस मतलब जिस लोकेशन से खड़ा होकर नापता है, वहाँ से उसने कहा 50 सेंटीमीटर, तो वो 50 सेंटीमीटर करेक्ट है। मैंने कहा 25 सेंटीमीटर, तो वो 25 सेंटीमीटर करेक्ट है। किसी ने कहा 80 सेंटीमीटर, तो वो भी करेक्ट है। तो अपनी अपनी जगह पर हर कोई सही होता है। तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो किसी लोकेशन ए पर है, उसकी लोकेशन कितनी है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस पोजीशन पर, ठीक है। मैं जहाँ से नापूंगा उसको, मैं अपने चारों तरफ x, y, z, क्यों, मैं बोलूँगा कि x में इतना मीटर, y में इतना मीटर, z में इतना मीटर। तो मैंने एक स्केल बना लिया। स्केल क्या होता है, नापने का तरीका। तो मैंने डिस्टेंस को नापने का तरीका बना लिया, कोऑर्डिनेट को नापने का तरीका। एक वर्ड पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो किसी की लोकेशन बताते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको, निर्देशांक, ठीक। खैर, कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आंसर ऐसे पॉइंट जो किसी की लोकेशन बताते हैं। तो मैंने कोऑर्डिनेट सेट किया अपना, मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैंने कहा x में, y में, z में कुछ ना कुछ होगा। जहाँ से मैं मेजरमेंट शुरू करता हूँ, नापना शुरू करता हूँ, हमेशा याद रखो कि जो इंसान जहाँ से नापना शुरू करता है उसका ऑरिजिन वहीं पर होता है। ऑरिजिन मतलब क्या, ऑरिजिन एक ऐसा कोऑर्डिनेट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन क्या है, तो आंसर है अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट, जहां से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं। अब जहां से मैंने नापना शुरू किया, मैं वहां से कितना दूर हूं, जहां से नापा वहां से कहीं दूर नहीं हूं मैं। तो ऑरिजिन हमेशा मोस्ट ऑफ द केस 0 0 0 होता है, x में भी 0, y में भी 0, z में भी 0 मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए कार कहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये कोई भी हो सकता है, ये कार हो सकती है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये कहाँ पर है। तो आंसर है, अगर ये ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर मेरे लिए ये 0 0 है, तो ऑफ कोर्स ये x में तो कुछ ना कुछ दूरी पर है, y में भी कुछ ना कुछ दूरी पर है। तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है x में, 2 भी हो सकता है x में, 3 भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जो इंसान यहाँ से नापेगा उसके लिए अलग। तो इसलिए एक जनरल वर्ड दे दिया x और y, कि कुछ भी हो सकता है, तो हम कहीं से भी इसको नापना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब टाइम के बारे में समझना, हमने ये नापना शुरू किया कि देखो, जब मैं नापना शुरू करूंगा, जिस टाइम पर नापूंगा वो होगा इनिशियल टाइम। वो कौन सा टाइम होगा, इनिशियल टाइम। और देखो, हमारे पास जो क्लॉक चलती है 24 आवर वाली, है ना, कैसे चलती है वो, तो आंसर 9 AM, 12 PM, 1 PM, 4 PM। जब हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं या फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो हम इन टाइम को यूज़ नहीं करते हैं। हम कौन से टाइम को इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान से समझना। अभी देखो, जैसे 9 AM से 10 AM की बात करते हैं, तो कितना आवर बीता इसमें, 1 आवर ना। तो टाइम इंटरवल मतलब क्या है कि इनके बीच का कितना टाइम बीत चुका है, तो आंसर है 1 घंटा बीत चुका है, ठीक है। इसी बात को हम फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा कि जब मैं नापना शुरू करूंगा वो टाइम होगा मेरे लिए इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम, तो मैं उसको कहूंगा t = 0। t = 0 का मतलब ये नहीं कि मेरी घड़ी में 0 बज रहे हैं, नहीं, 0 का मतलब है कि वो टाइम जब मैंने नापना शुरू किया। तो t = 0 क्या टाइम है, जब मैंने नापना शुरू किया। तो ये वही टाइम है t = 0। और ऐसे नापते नापते मैं किसी कार को देख रहा हूँ, चलती जा रही है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50, 60, 60 मिनट बीत चुके हैं, तो मैंने कहूँगा कि वो 1 आवर बिता चुकी है।
तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 आवर का। तो यही वो टाइम है जिसमें हम मेज़र करेंगे। तो मैं कहूँगा कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब नापना शुरू किया और कितना टाइम बिता लिया। ठीक, ओके। तो ये था थोड़ा बहुत टाइम के बारे में। अब और चीज़ों पे चलते हैं। देखिए और क्या ध्यान देना है हमें। जब हम अपनी डिस्टेंस की बात करते हैं या किसी भी लोकेशन की बात करते हैं, मैंने कहा कि ये चौक बड़ी है कि छोटी है, तो हम कहेंगे कि देखिए इस बोर्ड से छोटी है, लेकिन एक चींटी रखेंगे तो चींटी से बड़ी है, तो बड़ी है कि छोटी है? तो आंसर है इट डिपेंड्स, कि हम किसके साथ उसको नाप रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव होना, इसको बोलते हैं रिलेटिव हो जाना, कि इसके रिलेटिव में ये छोटी है, चींटी के रिलेटिव में ये बड़ी है। दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव है, इवन टाइम भी। टाइम कैसे है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, वो मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है बीएससी के एसटीआर लेक्चर में, हम उसके बारे में नहीं समझेंगे भी। जो थोड़ा बहुत समझना है इसके बारे में वो, ठीक है, ओके। देखिए हमने ना स्पीड को बोला कि देखिए स्पीड कितनी कितनी है। अब ध्यान समझना, एक कार की पोजीशन ए है, ठीक, अच्छा, वो बी पर आती है, सी पर आती है, डी पर आती है, ऐसे करके देखा हमने। जब नापना शुरू किया वो टाइम था 0, है ना, इनिशियल टाइम। जब नापना शुरू किया हमने देखा कि 1 सेकंड बिताया और वो कार 1 मीटर चल के आई। फिर अगला 1 सेकंड बिताया, फिर से कार 1 मीटर चल के आई। फिर अगला 1 सेकंड बिताया, फिर से कार 1 मीटर चल के आई। तो क्या समझ में आ रहा है कि हर एक सेकंड चेंज इन पोजीशन वो सेम है। एवरी सेकंड चेंज इन पोजीशन इज सेम। एवरी सेकंड या एवरी मिनट, फॉर एवरी टाइम इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन इज सेम। पोजीशन में चेंज सेम है। अब एक बात हमें पता है कि जब पोजीशन बदलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल इट स्पीड। और ऐसी स्पीड जिसमें हर एक सेकंड पोजीशन में चेंज तो हो रहा है लेकिन वो चेंज सेम हो रहा है, तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर मैंने फिर से नापा, मैंने नाप लिया कार बी से सी पर आई, इस बार भी 1 सेकंड लिया, लेकिन अब ये 2 मीटर आ गई, 3 मीटर आ गई। अब हमने क्या देखा, फॉर फर्स्ट सेकंड इट कवर्स 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड के लिए 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड के लिए 3 मीटर। क्या पोजीशन में चेंज सेम है? नहीं, ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ऐसी स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। हम कार की रफ्तार कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, हर एक सेकंड कंटिन्यू रफ्तार बढ़ा रहे हैं। इसमें रफ्तार कैसी है? यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट रफ्तार है, हम उस रफ्तार को बढ़ा नहीं रहे हैं, वो रफ्तार एकदम फिक्स है, सेम, ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर हम रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं तो उस रफ्तार को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या दूसरे वर्ड में बोलते हैं उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना, वो हमें ज़्यादा नहीं समझना है क्योंकि इसमें वो नहीं आएगा, इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक, अच्छा। अब एक और बात ध्यान समझो, अब इसके बाद थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है। इसके बाद देखते हैं हम एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड ये क्या पढ़ते हैं हम? तो सुनो,
हमने एक फैसला किया। वो क्या किया कि एक ट्रक ड्राइवर को हमने कहा कि आप ना दिल्ली से निकलो और आपको पंजाब जाना है, ठीक है। अब पंजाब जाने के लिए हमने उससे कह दिया, पंजाब जाने के लिए हमने कह दिया कि आपको 500 किलोमीटर जाना है, सपोज मान लो 500 किलोमीटर। उसने पूछा कि टाइम कितना लगना चाहिए। मैंने कहा देखो जिसमें सामान है पंजाब पहुंचने के लिए आपको मैं केवल 10 घंटे देता हूं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 10 घंटे दिए हमने, तो बताओ वो किस रफ्तार से चलेगा। हमें पता है रफ्तार नापने का तरीका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये और ये कौन सी रफ्तार होती है? ये वो रफ्तार होती है जब कैसी रफ्तार हो, कांस्टेंट रफ्तार, कांस्टेंट स्पीड। तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। कब लगाएंगे ये? जब रफ्तार कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिजिक्स में 9th क्लास में, 11th क्लास में और हायर क्लासेस में अलग फॉर्मूले बनते हैं, उसको हम नहीं देखेंगे। ये किसके लिए है? जब रफ्तार कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने सिंपल फॉर्मूले में देखा कि देखो डिस्टेंस कितना है, हमें जाना है 500 किलोमीटर। टाइम कितना लेना है हमें? 10 घंटे। तो रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम को आवर में नापा है। तो 50 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे नापना है। हमने कहा ये रफ्तार होनी चाहिए। इस रफ्तार से जाओगे तो ठीक 10 घंटे बाद 500 किलोमीटर पहुंच जाओगे। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर दिल्ली से पंजाब के लिए निकलता है तो बीच में कभी ढाबा आ गया, कभी रेड लाइट आ गई, कभी टायर खराब हो गया, पंचर हो गया। तो ऐसे कई सारी मुसीबत उसको देखने को मिली। तो उसने नोट किया कि उसकी रफ्तार 50 किलोमीटर हर एक घंटे नहीं थी। देखो 50 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पर आवर का मतलब एक घंटे में उसको 50 किलोमीटर जाना है। अब जब वो नोट करता है कि रेड लाइट आ गई, टायर खराब हो गया, तो वो एक घंटे में 50 किलोमीटर जा ही नहीं पाया। वो एक घंटे में केवल 20 जा पाया। फिर ऐसे तो टाइम पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना टाइम पर है। तो वो इसके लिए क्या करता है? वो रास्ते में अपनी रफ्तार को 50 से ज़्यादा कर लेता है। हाँ, जब कम हो गई तो उस रफ्तार को पूरा करने के लिए रफ्तार बढ़ा लेता है, और ऐसे में ठीक 10 घंटे में वो 500 किलोमीटर पहुंच जाता है। नाउ टेल मी, दिल्ली से पंजाब की जर्नी में क्या रफ्तार कांस्टेंट थी? तो आंसर है जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो। कांस्टेंट पॉसिबल नहीं लगता। तो ऐसे में ना ये जो हमने निकाला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम दिया गया है, ये इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो 50 किलोमीटर पर आवर बताया ना मैंने, ये इसकी थी एवरेज स्पीड, कि इतनी स्पीड आपकी एवरेज होनी चाहिए तब आप पहुंच जाओगे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड ठीक डिवाइडेड में टोटल टाइम टेकन, कि कितना टोटल टाइम दिया जा रहा है आपको उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक जनरल, एक बेसिक फॉर्मूला होता है। कंसेप्ट समझ में आया कि क्या हम इसको पढ़ते हैं? स्पीड तो बदल सकती है, लेकिन एवरेज का मतलब टोटल जर्नी के लिए आपकी स्पीड अगर ये रहेगी तो भी ठीक है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन अगर एवरेज इतनी रहेगी तो वो ठीक होता है ना। अच्छा, अब इसी तरह से इनमें कई सारे रिलेशन बन जाते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे। अब एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें। वो क्वेश्चन ये बन जाता है कि देखो एक पर्सन है जो बाइक से चलता है और अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है। अपने घर से ऑफिस जाता है और ये डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगी। कितना हो सकता है डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या बोला कि घर से ऑफिस की डिस्टेंस
डी मान लो, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। इतने डिस्टेंस है डी। इसने कुछ टाइम लिया चलने के लिए। कितना टाइम लिया हमें नहीं पता, तो हमने कहा t1 टाइम। जब ये चल के गया तो इसकी रफ्तार उस टाइम पर sa थी, sa। फिर जब ऑफिस से घर लौट के आया तब भी तो डिस्टेंस सेम है ना, लेकिन लौट के आते वक्त उसकी रफ्तार ये जाने के लिए और आने के लिए रफ्तार sb थी। अब जाहिर सी बात है कि उतनी ही डिस्टेंस को कवर करना है, लेकिन रफ्तार अलग ले रहा है, अलग रफ्तार से जा रहा है और टाइम अलग लेगा। कहने का मतलब क्या कि डिस्टेंस उतनी ही है, लेकिन इस बार तेजी से जा रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा। डिस्टेंस उतनी है लेकिन धीरे जा रहा है, टाइम ज़्यादा लेगा। तो इतनी रफ्तार से आने पर वो टाइम t2 लेता है। अब हमें फॉर्मूला ऐसा बनाना है कि इसमें डिस्टेंस और टाइम ये दोनों हमें नहीं पता, डिस्टेंस टाइम ये दोनों हमें नहीं पता। अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड केवल पता होगी तो ऐसे में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? आपको ना डिस्टेंस पता है, ना टाइम पता है, ना ये और ना ये, कुछ नहीं पता है दोनों में से। देखो क्या है इसमें, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितनी क्वांटिटी है जिसको नाप सकते हैं? 1 2 3, लेकिन तीनों में से तीनों नहीं पता हमें। हमें केवल एक स्पीड पता है। क्या ये स्पीड एवरेज होती है? ये स्पीड एवरेज नहीं है, ये स्पीड जाने की है, ये आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो। हम इसको सॉल्व करने का तरीका, हमें एक चीज पता है कि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। अच्छा, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? सुनो, हमें पता है कि स्पीड ऑफ जो हम जा रहे हैं होम टू ऑफिस, उसको कैसे करेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना ले रहा है? t1। फिर उसी तरह से आने वाली स्पीड, डिस्टेंस सेम है, टाइम t2। ठीक है ना? अच्छा, ये इसकी स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब हमें एक बात पता है कि टोटल की बात करते हैं। एवरेज स्पीड निकालना है हमें ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस कवर करता है? पहले जाता है इधर, फिर वापस आता है इधर, तो 2 बार डिस्टेंस चलता है वो, तो 2d। टाइम कितना लेता है वो? कितना टाइम लेता है वो? टोटल टाइम जाने के लिए, आने के लिए। अब हम इन दोनों को यहां से हटा सकते हैं। देखो कैसे, हम पहले डिस्टेंस को हटाते हैं। डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहां से? स्पीड इनटू टाइम। क्यों? तो आंसर है इसको निकालना है, तो ये डिवाइड में है, इसको यहां से हटाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड पे जाके डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस। उसी तरह से यहां से भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड में तो लेफ्ट हैंड पे आके मल्टीप्लाई। ये जाने के लिए और ये आने के लिए, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 2 ये क्या बन जाएगा? SA इंटू t1। यहाँ से ना आप हम ये भी नोट कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर ये डिस्टेंस दोनों में सेम है तो हम यहाँ से इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि जिनके लेफ्ट हैंड सेम होते हैं उनके राइट हैंड भी सेम होंगे। जैसे a इक्वल्स टू 2 + 3 है या 2 + 1, b इक्वल्स टू 1 + 2। अगर ये मानो कि ये a, ये भी a है, अगर ये दोनों सेम है a और a, तो हम इसको इसके सामने रख सकते हैं। जब अगर लेफ्ट हैंड सेम होंगे तो राइट हैंड भी सेम होंगे। अब यहां से अगर डिस्टेंस सेम है तो दोनों को इक्वल रख ले, कितना आएगा? SA t1 इक्वल्स टू SB t2, ये रख सकते हैं हम। और यहां से अगर हम इस स्पीड को निकालते हैं किसी को भी,
है ना। हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम किसको हटाते हैं, लेट्स वी एलिमिनेट T1, T1 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो 2 इंटू डी, हम डी की जगह पे ये भी रख सकते हैं, हम ये भी रख सकते हैं, और आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, और यहाँ से ये भी ऑप्शन है कि अगर हम T1 की वैल्यू निकालेंगे तो SA मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा SA, ये तो हम ये भी कर सकते हैं कि T1 की जगह पर हम वो रख देंगे, T1 की जगह पे क्या रख देंगे, SB इंटू T2 अपॉन में SA, ये आ गया T1 की जगह पर, प्लस में T2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं और D की जगह पर भी हम इसमें से कोई भी क्वांटिटी रख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे। अच्छा, सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो SB इंटू में T2 इंटू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, प्लस इसको इससे करेंगे तो स्पीड A और T2 अपॉन में SA, ये आ जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या करेंगे हम, हम एक बात जानते हैं कि 2D के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये SA ऊपर आ जाएगा, है ना, जैसे 5 अपॉन में 1/2, अगर ये लिखा हो, ये दोनों एक नंबर है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और जो डिवाइड वाला साइन है गुणे में बदल लेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और 1, ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। इसमें भी सेम कर सकते हैं हम, 2D, इसमें क्या कॉमन है, T2 को हम बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, SB प्लस SA, क्योंकि यहाँ से T2 यहाँ से भी हट गया और यहाँ से भी हट गया, और ये SA ऊपर आ जाएगा, आ गया। अब हमें इस D को हटाना है, T2 को हटाना है, इनका रिलेशन हम जानते हैं, क्या होता है, अभी देखा था हमने कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू में T2 कौन सा टाइम होता है, जब स्पीड क्या थी इसकी, SB, यस, है ना, हमने देखा था कि SB इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम T2, तो डिस्टेंस क्या होगी, तो हम इसको रख सकते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, चलो ऊपर, तो ये एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, चलते चलते यहाँ तक पहुँचा था, 2 इंटू में D की जगह पर SB इंटू T2, और यहाँ पर SA, और ये T2, और बाकी ये सेम टू सेम, ये T2 डिवाइड में और ये दोनों कट जाएगा, तो एवरेज स्पीड किस किस में आ गया, 2 SA SB डिवाइड SA प्लस SB, प्लस में हम किसी को भी आगे पीछे लिख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड, और किसके टर्म में, ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम दोनों को एलिमिनेट कर लिया। किसका फायदा उठाया, जब डिस्टेंस सेम थी, ठीक है, ओके।